एक इंसान जब भी कोई गलत काम करता है तो उससे पहले एक प्लान ज़रूर बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने गलत काम को अंजाम देता है। लेकिन वह सोच बैठता है कि इस गलत काम की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है बड़े बेहतर तरीके से चलेगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर इसका भी कोई ना कोई तोड़ पुलिस के पास होता ज़रूर है। होता सेम घटना में ऐसा ही होता। एक अपराधी होता अपने अपराध को अंजाम देने के लिए एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र बढ़ता है, उसी षड्यंत्र के तहत अपने पूरे परिवार को तबाह कर जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ईस्ट स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में एक बार अपने नाम और पते सहित कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम आज कल के लास्ट वीडियो में ज़रूर ले सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, जो ठीक दिल्ली का सटा हिस्सा है, और ठीक उसी में ही एक लोनी बॉर्डर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 11 और 12 जनवरी रात का, वही लगभग 4 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त लोनी बॉर्डर के ही मौके पर जो मेन थाना प्रभारी होते हैं, उस समय वह किसी केस के सिलसिले में अब बाहर गए हुए थे। लेकिन वहाँ के एसआई अधिकारी होते हैं अब राजेंद्र पाल, जो उस थाने में अब थाना प्रभारी की भूमिका मौके पर अब निभा रहे होते हैं। तभी उसी वक्त जो होता है, कुछ सहकर्मी होते हैं जो मौके पर उस इलाके में गश्त कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास वायरलेस दाना सूचना मिलता है, और सूचना मिलने के बाद जो होता है, राजेंद्र पाल बड़े हैरान रहते हैं। पता चलता वह सूचना देने वाला कोई अनजान व्यक्ति होता है एक कंट्रोल रूम के द्वारा। इसी हाजीपुर में एक मेवाती चौक पड़ता है, उसी चौक पर रहने वाले एक बड़े ही कारोबारी हैं आसिफ अली सिद्दीकी। उनकी अपनी पत्नी भी होती है समरीन। उनके घर में लगभग 3-4 बदमाश घुसे थे, लेकिन लूटपाट के इरादे से उनकी पत्नी समरीन की बड़े बेरहमी तरीके से उन्होंने हत्या कर दी है। अब इस तरह की खबर जैसे ही एसआई अधिकारी राजेंद्र पाल पाते हैं, और पाने के बाद अपने दल बल टीम को लेते हैं और लगभग वहां से चंद किलोमीटर की दूरी तय कर 10 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह जो घर होता है मौके पर मेवाती चौक के मेन रोड पे होता है। उनके घर के सामने काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा होता है। लेकिन जैसे ही अब घर के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद जो होता है, पता चलता घर के अंदर बड़ी तेज़ से चीख चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन जैसे ही अपने कुछ सहयोगी को साथ लेते हैं और जीने के सहारे जो होता है चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उनको सूचना मिलता है कि इस समय आसिफ अपनी पत्नी समरीन को लेकर यहीं पास जीटीबी अस्पताल लेकर मौके पर वहीं पहुंचा हुआ है। और जैसे ही एसआई अधिकारी यह खबर पाने के बाद जो होता है, उसी वक्त राजेंद्र पाल अपनी दल बल टीम को लेते हैं और लेकर सही में जीटीबी अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन तभी उनको सूचना मिलता है कि अस्पताल में पहुंचने से पहले जो होता है, इधर समरीन की मौत हो चुकी होती है। अब वहाँ एसआई अधिकारी राजेंद्र पाल जो होते हैं वहाँ के डॉक्टर से मुलाकात करते, पता चलता कि सही में यहाँ आने से पहले ही समरीन की मौत हो चुकी होती है। तभी पुलिस की टीम तुरंत ही अपने कदम वहाँ पे खींच लेती है। खींच लेने के बाद दोबारा उसी समय घटना पर पहुँचती, और घटना असल का तो तरीके से निरीक्षण करना जब शुरू कर देती, तब तक सुबह का टाइम हो जाता है। उस इलाके में इसकी जो खबर होता है काफ़ी बेहतर तरीके से फैल जाती है। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ बेकाबू हो जाता है। और जैसे बेकाबू होता है, तभी उसी वक्त जो होता है, उस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं, अब उसी वक्त अब जाकर शैलेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंच जाते हैं। वह पूरी खबर लेते हैं। लेने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए वह भी लग जाते हैं। वहाँ पर खड़े आसिफ अली सिद्दीकी होता है। जब पुलिस की टीम आसिफ से पूछताछ करती है, पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब, होता यूँ है कि कल शाम को लगभग जैसे 9 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त हम अपनी पत्नी और अपने बच्चे
और साहब हमारा एक अपना साला है जिसकी उम्र लगभग अब 15 साल के आसपास है। सभी को साथ लेकर हम अपने कमरे में सोने के लिए अब चले जाते हैं, क्योंकि साहब हमारा मकान आप देख रहे हैं 3 मंजिला मकान है। नीचे वाले मकान में एक गैरेज हॉल है और जो फर्स्ट फ्लोर था साहब, उसी फ्लोर में अपने बच्चों और अपनी पत्नी और साथ में साहब हम खुद सोया करते थे। और जो ऊपर वाला फ्लोर है उस फ्लोर में खुद हमारा साला अब जुनेद सोता है। लेकिन कभी कभी रिश्तेदार भी आया करते थे तो वहाँ अपना सो जाया करते थे। और साहब ऐसा ही होता है, सोने के लिए हम चले जाते हैं, लेकिन साहब जैसे रात का वही 12 से 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त एकाएक हमारी नींद खुलती है। और जब नींद खुलती है तो सामने देखते हैं कि साहब 3 बदमाश अपने मुंह पर गमछा लगाए हुए खड़े होते हैं और उनके हाथ में साहब अब रिवाल्वर होता है। वही रिवाल्वर हमें दिखाते हैं, कहने लग जाते हैं तुम्हारे घर में 5 लाख रुपए जो पड़े हैं वह हमें हाथ में जल्द से जल्द दे दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। और साहब जैसे उनकी यह बात सुनते हैं, सुनने के बाद 1-2 बार तो हम उनसे ना नुकुर करते हैं कि साहब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है और कोई हम बड़े व्यापारी तो नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे हो सकते हैं। लेकिन साहब वो हमारी बात पे यकीन नहीं करते हैं। ना करने की वजह साहब उसमें से एक बदमाश जो होता है खुद हमारे बच्चे के ऊपर एक बार वही रिवाल्वर दिखाते हुए हमें डराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से साहब उसे हम इशारा मारते हैं। इशारा मारने के बाद साहब वह जो बदमाश होता है अब वह बदमाश साहब अलमारी की तरफ बढ़ता है। अलमारी के अंदर जाता है तो देखता है उस अलमारी में साहब लगभग 1 लाख अब 30,000 रुपये से ज़्यादा रखे होते हैं और साहब लगभग 70,000 रुपये से ज़्यादा गहने होते हैं। वह बदमाश साहब अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन जैसे जीने पर चलने की कोशिश करता है तो उसी वक्त बदमाश किसी से बात करते हुए कहने लग जाता है कि घर में रखे हुए 5 लाख रुपये नहीं मिले। लेकिन उसको दूसरी तरफ से खबर मिलता है कि घर में 5 लाख रुपये पड़े हैं और जाकर उस पैसे को तुम लोग लो। और जैसे ही बदमाश वक्त साहब किसी के द्वारा सूचना पाते हैं और पाने के बाद साहब दोबारा हमारी पत्नी हमारे बच्चों को वही टार्चर वाला काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डर जाते हैं। और उसी वक्त हमारी पत्नी और हमारे बच्चों के साथ बड़े बेरहमी के साथ जो होता है यहीं पेश आते हैं और मेरे पत्नी का पैर बांध देते हैं और साहब हमें तुरंत ही दूसरी मंजिल पर अब लेकर पहुंच जाते हैं। हमारा अपना वही साला होता है, उसी के सामने हमने बैठा देते हैं, फिर उसी तरह हमें धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन साहब कुछ देर बीतता है और बीतने के बाद जो होता है वहाँ बदमाश तो साहब फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हाथ किसी की सहायता से खुलता है, खुलने के बाद नीचे जाते देखते हमारी पत्नी के बड़े बेरहमी तरीके से साहब मौत हो चुकी है और तुरंत ही छत पर पहुँचते चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। हमारी आवाज़ सुनकर साहब हमारे पड़ोसी आते। आने के बाद साहब हमारे घर का जो मेन दरवाज़ा होता है मौके पर उन्हीं बदमाशों के द्वारा बाहर से बंद किया जा चुका होता है, जिसकी वजह से पड़ोसी आते उसी दरवाजे को खोलते हैं। खोलने के बाद साहब पड़ोसी अंदर आते हैं और फिर हम आपको ही सूचना भिजवा देते हैं। यह बात जब वहाँ के थाना इंस्पेक्टर सुनते हैं, अब सुनने के बाद जो होता है उसी वक्त शैलेंद्र प्रताप सिंह सोचने लग जाते हैं कि आखिर जिस तरह इधर आसिम अली जो होता है हमें इस तरह की बात बतला रहा है, क्या उस बात में कितनी सच्चाई है, यह सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने तौर तरीके घटनास्थल का अब निरीक्षण करती है। और जब निरीक्षण करती है तो पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त छत पर जाती है और जाने के बाद जो होता है तौर तरीका का वहाँ मुआयना किया जाता है। और जब मुआयना किया जाता है तब पता चलता है इस घर में जितने भी दरवाजे होते हैं आने के अब सभी तो बंद पड़े हैं, आखिर बदमाश अंदर कैसे आ सकते हैं। पुलिस को भी यकीन हो जाता कि बस करो बदमाश बिना किसी घर के व्यक्ति की सहायता के अंदर नहीं आए होंगे, क्योंकि इधर आसिफ जो होता हमारे सामने यह कह चुका है कि साहब रात के सोते वक्त जो होता है घर का जो मेन दरवाज़ा होता है खुद अपने हाथों से हमने बंद किया। और पुलिस की टीम उसी वक्त काफ़ी उलझन में फंस जाती है। लेकिन पुलिस की एक टीम होती है दोबारा अस्पताल जाती है, वहाँ जाने के बाद इधर समरीन के बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है और इसी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम जो होती है दोबारा घटना पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। उनसे जब पूछताछ किया जाता है यही पता चलता है कि जब सुबह का 4 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त आसिफ जो होता है अपने छत पे पहुंच जाता है और वहाँ टकैत टकैत कहकर चिल्लाने लग जाता है। और पड़ोसी आवाज़ सुनते हैं, जाते हैं, दरवाजे पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि सही में दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। कुंडी खोलते हैं लेकिन अंदर जाते हैं, जो नज़ारा देखते पड़ोसी पूरी तरह से दंग से रह जाते हैं।
पुलिस की जो टीम होती है यह जानना चाहती है कि आखिर इनके घर में दाखिल होने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का जब विश्लेषण करने लग जाती है तो उसी समय जो होता है पुलिस के हाथ जो होता है उस इलाके में लगे हुए कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस की टीम उनकी निगरानी करती है। और जब निगरानी करती है तो पता चलता है कि रात का लगभग जैसे 9 बजे के आसपास टाइम होता है उसी वक्त 3 बजे के टाइम पे 3 बदमाश अपने मुंह पर कुछ गमछे लटकाए हुए इधर आसिफ के घर में घुसते हैं। लेकिन हाँ, अब सुबह के लगभग वही 3:45 बजे के आसपास तीनों के तीनों व्यक्ति बाहर निकलते हैं। लेकिन आखिर वह जो होता है बाकी बचे हुए 3 घंटे वहाँ कहाँ रह जाते हैं। और पुलिस के मन में जब यही शंका घर लेता है कि बस करो इसमें पूरी तरह से आसिफ का हाथ है, तो उसी वक्त पुलिस की टीम आसिफ के पास पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है। लेकिन जब उससे पूछताछ करती है उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर पुलिस समझ जाती है कि बस करो आसिफ हुसैन अली जो होता है हमारे सामने पूरी तरह से सच्चाई छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इधर आसिफ के अपने साले जुनैद से पूछताछ करती है। और जब उससे पूछताछ किया जाता है तो जुनैद यही कहने लग जाता है कि साहब हम तो काफ़ी कड़ी नींद में सो रहे होते हैं। उसी वक्त हमारे जीजा को 3 बदमाश अपने हाथ में लेकर हमारे पास पहुंचते, फिर हमारे ही पास उनके खड़े होकर धमकाना शुरू कर देते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं, लेकिन देने से मना कर देते हैं। और वह तीनों बदमाश नीचे जाते हैं। जाने के बाद हमारी बहन के साथ लगता उन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं। और जुनैद की बात को सुना जाता। सुनने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता कि जुनैद की बात में सच्चाई है। अब पुलिस के सामने यही चैलेंज बन जाता कि आखिर घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति वह कौन हो सकता है जो घर का मेन दरवाज़ा खोला है, क्योंकि घर पे घुसने के लिए कोई और दरवाज़ा होता है नहीं। इसलिए पुलिस की टीम का जो शंका होता है जाकर सीधा का सीधा आसिफ अली सिद्दीकी पर ही टिकता है। इसीलिए पुलिस की टीम इस केस की सच्चाई को जानने के लिए मुखबिर को व्यवस्था करती है और मुखबिर लग जाते हैं। और जब मुखबिर लगते हैं तो मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि वहाँ के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं अब इधर राजेंद्र प्रताप सिंह को ही असल में इधर आसिफ और साथ में उसकी जो अपनी पत्नी होती है समरीन के बीच कई महीनों से झगड़े तकरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस जब इस झगड़े तकरार का कारण जानना चाहती है तो पता चलता है झगड़े तकरार का जो कारण है यह आसिफ की एक अपनी साली है फातिमा, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। उसी के साथ जो होता है आसिफ का काफ़ी महीनों से करीबी बना हुआ। इसी करीबी के बारे में जानकारी इधर समरीन को लगती है और इसी को लेकर झगड़ा करा जाता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बर करो इसमें सीधा का सीधा जो हाथ है वह आसिफ अली सिद्दीकी का है। इसीलिए पुलिस की जो टीम आसिफ अली सिद्दीकी को अपने कस्टडी में लेने के बाद थाने लेकर पहुंच जाती है। और लेकिन जैसी पूछताछ करती है तो आसिफ अली सिद्दीकी जो था पुलिस के सामने पहले 3-4 बात दोहराने वाला काम कर देता है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की टीम अपना पुलिसिया अंदाज दिखा देती है। और दिखाते ही पुलिस के सामने आसिफ अली सिद्दीकी टूट जाता है और अपनी पत्नी बदमाशों के द्वारा रची बचाई हत्या स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो कहानी सबके सामने बताता है इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में आसिफ अली सिद्दीकी का जो अपना मूल निवास होता है ठीक है उत्तर प्रदेश का एक मेरठ ज़िला पड़ता है और उसी में ही एक जानी कला पड़ता है। वहीं के रहने वाले अफसर अली होते हैं जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, 5 बेटे और 1 बेटी होता है। लेकिन तीसरे नंबर का बेटा उनका यही होता है आसिफ अली सिद्दीकी। आसिफ अली सिद्दीकी के मौके पर जितने भाई होते हैं सभी की शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है। लेकिन आसिफ अली जैसी अपनी पढ़ाई छोड़ता है और छोड़ने के बाद उसके जो पिता होते हैं अफसर अली उसी समय अपनी बेटे के अब भविष्य के लिए उनको भी चिंता सताने लग जाता है और उसी वक्त काफ़ी मेहनत करते हैं कि हमारा जो बेटा अब हमारे काबू में रहे। उनकी कोशिश बड़ी जल्दी रंग लाती है और उसी कोशिश की मदद से अब उसको जाकर बैटरी का प्लेट बनाने का काम सिखवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही महीने लगते हैं, बड़ी जल्दी काम सीख लेता है और सीखने की वजह से उसको पिता को लगने लगता है कि हमारा जो बेटा है अब खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। तो उसी वक्त उनका जो फैसला होता है बड़ी जल्दी सबके सामने निखर के आ जाता है। और तभी ठीक जो होता है इधर जाकर अपनी बेटे की शादी साल 2006 में उसी इलाके के रहने वाले होते हैं तनसीन, उन्हीं की अपनी बेटी होती है समरीन। लेकिन हाँ, समरीन के अपने टोटल 2 और बहनें होते हैं। लेकिन तीनों के तीनों जो बहनें होते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके की ज़िंदगी अपने परिवार में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही तनसीन को पता चलता है इधर जाकर आसिफ अली के बारे में और जाकर उसी वक्त अपनी बेटी अब समरीन की जो शादी होता है आसिफ अली सिद्दीकी से करवा देते हैं। आसिफ अली सिद्दीकी अपने ससुराल अब मेरठ चली जाती है, तो तरीके से अपने पति की ज़िंदगी को जीना शुरू करवा देती है। और जीते जीते लगभग 1 साल का जब वक्त बीतता है तो उसी वक्त
इधर जाकर सबरीन अब टोटली एक बेटे की मां बन जाती है। लेकिन जैसे कुछ साल और बीतता है, पर 10 साल और बीतता है, तो उसी वक्त को मिलाकर सबरीन टोटल 3 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होती है, जिसमें बड़े बेटे का नाम आतिक होता है और छोटे बेटे का नाम फातिक होता है और छोटी एक बेटी होती है। अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे कर कर उस घर में पूरा परिवार जीने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त आसिफ अली का जो अपने खुद के ससुर होते हैं और मौके पर तहसीन जब अपने गांव में रहते हैं तो अपने गांव को जो ज़मीन होता है बड़े मजबूर में बेच बाच देते हैं और बेच बाच जाने के बाद जो होता है और गाज़ियाबाद चले जाते हैं और वहां आकर उत्तराचंद एक कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में जाकर एक लोनी का बेहड़ा पड़ता है, उसी में जाकर और मौके पर एक किराए का मकान लेते हैं। और जब लेते हैं तो अपने परिवार के गुजर बसर करने के लिए तहसीन जो होता है दुकानों से जाकर काफ़ी सारे सामान लेते और उस सामान को ले जाकर छोटे छोटे दुकानों पर मौक़ों पर बेचते, जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आते और उस पैसे से अपने परिवार का खर्चा चलाते। लेकिन वह पैसा जो होता है धीरे धीरे उनके लिए एक बड़ी ज़िंदगी का जीने का जरिया बन जाता है, जिसकी वजह से एक थोक विक्रेता बन जाते हैं। और इस तरह विक्रेता बनते हैं कि अपने पैसे के बलबूते जो होता है उस इलाके में एक बढ़िया मकान लेते और वहीं पर जम जाते। कुछ साल जब बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इधर आसिफ अली सिद्दीकी जो होता है अपने परिवार से इस तरह परेशान हो जाता है। उसी वक्त अपने ससुर तहसीन से बात करता है, उसके ससुर उसको हिदायत देते हैं। हिदायत देने के बाद अब इधर जो होता आसिफ अली अपनी पत्नी समरीन को लेता है, अपने तीनों बच्चों को लेता है और लेने के बाद साल 2014 में ही अब जाकर लोनी का बेहड़ा पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां वह भी पहले एक किराए का कमरा लेता है और लेने के बाद ठीक जो होता है फिर वहीं कैसे ना तैसे कर कर एक कंपनी में जाकर अब नौकरी करना शुरू कर देता। और जब करने लगे उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, लेकिन चंद कुछ सालों के अंदर जो होता है उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि उसी कॉलोनी में जाकर एक 50 गज का अब फ्लैट खरीद लेता है, जिसमें 3 मंजिला मकान होते हैं और उसी मकान में अपने परिवार को शिफ्ट कर लेता है। और करने के बाद जो होता है नीचे वाला जो फ्लोर है उस फ्लोर में जाकर एक बढ़िया सा बैटरी वाला गैरेज खोल लेता है और जो पहला ऊपर का मंजिल था उसी मंजिल पे अपने पूरे परिवार का ठिकाना बना लेता है। और उसी दूसरे मंजिल में इधर रिश्तेदारों का ठहराव के लिए बढ़िया सा व्यवस्था कर लेता और उसी मकान में तौर तरीके से रहना शुरू कर देता। और जब रहने लग जाता तो उसी बीच उसका अपना साला होता है जुनेद का भी वहाँ आना जाना बन जाता है कि वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर पड़ता है। इधर जो होता है आसिफ अली का अपना ससुराल, उसके ससुराल वालों का भी वहाँ आना जाना होता। उसका जो अपना साला होता है वह साला मौके पर वहीं अपना ठिकाना बना लेता, अपने ही जीजा के साथ अपने ही घर गृहस्थी में हाथ बढ़ाना शुरू कर देता। ऐसे समय बीतते बीतते लगभग जब कुछ सालों का वक्त बीत जाता है और तभी घटना से मात्र अब 3 साल पहले जो होता है आसिफ अली अपने ससुराल इस तरह आने जाने लग जाता है कि उसकी नज़र जाकर खुद अपनी छोटी साली अब फातिमा पड़ता है। देखने में काफ़ी खूबसूरत चंचल होती है और इस तरह नज़र पड़ता है और देखने के बाद आसिफ अली जो होती है खुद अपने अब साली फातिमा का दीवाना हो जाता है। इस तरह दीवाना हो जाता है, उसको पाने के लिए अब तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। तभी एक दिन जो होता है खुद इधर फातिमा अपनी बहन के बुलावे पर खुद अपने ही बहन के साथ उसके मकान में आ जाती है और वही रहना पीना शुरू कर देती है। और जब रहने पीने लग जाती है तो उसी बीच एकाएक समरीन की तबीयत ख़राब हो जाता। ख़राब होने की वजह से अब इधर जो होता है फातिमा की अपनी जो बहन होती है समरीन को मौके पर ले जाकर वहाँ पास एक अस्पताल होता है वहीं पर भर्ती कराना पड़ जाता है। भर्ती कराने की वजह से अब समरीन के जो अपने अब्बू होते हैं तहसीन और उसकी जो अपनी मम्मी होती है मौके पर अस्पताल में रह जाते हैं। और तहसीन की जो अपनी बेटी होती है अब फातिमा को उसी समय तहसीन जो होते हैं इधर खुद अपनी बेटी के घर भेज देते हैं। और भेजने की वजह से इधर खुद आसिफ अली को लगने लग जाता है कि अब हमारे जीवन में खुशियों को बहार आने वाली है सिर्फ फातिमा की वजह से, क्योंकि घर में इधर फातिमा ठिकाना बना लेते। बनाने की वजह से अब इर्द गिर्द इस तरह मंडाने लग जाता है कि आसिफ अली फातिमा के और चाहने की भरपूर कोशिश करता। तभी एक दिन ठीक दोपहर का टाइम होता है, उसी वक्त अपना गैरेज बंद कर ऊपर जब चढ़ता है, चढ़ने के बाद जैसे ही घर में घुसता है तो पता चलता फातिमा जो थी मौके पर बाथरूम में बड़ी तेज़ तर्रार से स्नान कर रही होती है। अब उसके कानों में पानी की जब आवाज़ पहुँचती तो वह समझ जाता है कि अगर फातिमा किस अवस्था में होगी और तुरंत दरवाजे पर हाथ मारता है तो दरवाज़ा जो होता है
आसिफ अली सिद्दीकी के द्वारा खुल जाता है और घर के अंदर जाता है। और जाने के बाद जो नज़ारा देखता है पूरी तरह से वहाँ फातिमा भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह देखकर अपने से लगभग 15 साल उम्र में पड़े जीजा को नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से खुद इधर आसिफ अली जो होता फातिमा की मंजूरी लेकर वहाँ संबंध बना देता। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क उस घर में लगभग कई दिन चलते हैं, लेकिन तब तक समरीन की जो हालत होती है अस्पताल में सुधार आ जाती है। आने के बाद समरीन अपने घर पहुंच जाती है। पहुंचाने के बाद जो होता है इधर फातिमा और साथ में आसिफ अली को मिलना जुलना बड़ा दुश्वार लगने लग जाता है, लेकिन मौके की तलाश करते हैं। मौका मिलता अपने रिश्तों को अंजाम भी दे देते, लेकिन ऐसे जब हफ्ते का वक्त बीतने के बाद जो होता है फातिमा अपने ही घर पहुंच जाती है। लेकिन इधर आसिफ अली की ज़िंदगी में फातिमा इस तरह घर कर चुकी होती है, करने की वजह से आसिफ अली जो होता अब फातिमा से एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी मौका मिलता अपने ससुराल पहुंच जाता और घुसने के बाद जो होता है खुद उसके कमरे में रिश्ते को अंजाम दे देता। लेकिन इधर फातिमा की जब अपनी तकदीर खुद उसको बुलाने के बाद खुद अपनी बहन के घर कैसे न तैसे कर पहुँचती और इधर आसिफ अली के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आ जाता। अपने घर में ले जाकर फातिमा के साथ जो होता है रिश्ते को अंजाम देता। यह सिलसिला लगभग अब चलते चलते लगभग कई सालों को वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इसी बीच आसिफ अली को आभास होता है अगर अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा दें तो हम तो फातिमा को अपनी खूबसूरत पत्नी तो तुरंत बना सकते हैं, जिसकी वजह से उसी वक्त और उसी दिन से जो होता है इधर आसिफ अली खुद अपनी पत्नी अब समरीन को अपने रास्ते से हटाने के लिए लग जाता है। तभी उसके ही जान पहचान का एक डॉक्टर होता है जो हाजीपुर के ही इधर ठीक गोविंद टाउन बेहटा पड़ता है, वहीं का ही रहने वाला रविंदर होता है। और रविंदर से जाकर जब मिलता है तो डॉक्टर होने के नाते रविंदर अपने पास रखे कुछ दवाई जो इधर आसिफ अली को दे देता है। लेकिन आसिफ अली वही दवाई लेकर अपनी पत्नी को बहला फुसला कर खिला देता है। लेकिन दवाई का जो असर होता है थोड़ी देर बाद चालू हो जाता है, लेकिन वह असर जो होता है जब चालू होता है तो उसी वक्त इधर खुद जो होती है समरीन बड़ी तेज़ से अपने घर में चीख चिल्लाने लगती है। लेकिन आवाज़ जिसके कान में पहुंचता है तो उसी वक्त घर में लोग पहुंच जाते हैं और कैसे ना तैसे कर अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां तो अब समरीन को बचा लिया जाता। दूसरी तरफ आसिफ अली को बड़ी तेज़ धक्का लगता है कि आखिर हमारे किए हुए किराए पर पानी फिर गया। दोबारा अपने दोस्त के पास जाता है और रविंदर को तुरंत ही धमकाते भुमकाते कहने लग जाता है कि तुम्हारे किए हुए किराए पर हमारे पूरी तरह से पानी फिर चुका है। लेकिन रविंदर उसी वक्त हिदायत देता है। हिदायत देने के बाद रविंदर जो होता है अपने जाने माने एक जिगरी दोस्त होता है संजय। अब संजय जो होता है ठीक वहाँ से कुछ दूर पर मंसूरी पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है संदीप कोड़े। उसी के साथ जाकर इधर खुद आसिफ अली की मुलाकात करता। लेकिन जैसे संदीप बात सुनता समय उसके प्लान को हामी भर लेता है और प्लान के तहत लगभग 30,000 रुपये की मांग करता है। आसिफ अली जो होता है 30,000 रुपये तो दे देता और साथ में रविंदर को भी अब 30,000 रुपये पकड़ा देता, लेकिन अपने काम को अंजाम देने के लिए उनकी बात मान लेता। और मानने के बाद जो होता है उनके दिए हुए कुछ इंजेक्शन अपने पास रख लेता और लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। और पहुंचने के बाद अपनी पत्नी का बीमारी का बहाना बताता है। उसकी जो पत्नी होती है कहने लग जाती है ठीक हमें भी ले चलो, वहाँ इंजेक्शन लगवा देना क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमज़ोरी दिख रही है। अब यह बात जैसे ही अब समरीन सुनने के बाद अपने पति की तो बात तो मान लेती है। और मानने के बाद जो होता है उसी वक्त डॉक्टर के यहाँ पहुँचती है। लेकिन जब इंजेक्शन लगवाती है कुछ देर बाद असर तो करता है, लेकिन उस समय जो होता है कैसे ना तैसे कर अपने इलाज को संभलवा तो लेती है। लेने के बाद उसकी तबीयत में सुधार आ जाता है, जिसकी वजह से वह बच जाती है। और जब बचती है तो इधर जो होता है पूरी तरह से अपने होश हवास जो होता है आसिफ अली खो चुका होता है। लेकिन दूसरी तरफ संदीप और साथ में सुरेंद्र जो होते हैं अब जैसे खबर पाने के बाद जो होता है उस वक्त मौके पर बाहर कहीं टूर पर निकले हुए थे तो वापस आ जाते। आने के बाद जो होता है आसिफ अली उनसे दोबारा शिकायत करता। उसी समय कहने लग जाते हैं तुम्हारे इस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास एक और काफ़ी करीबी जिगरी यार, वह जिगरी यार सीधा साधा नहीं है बल्कि एक सोची समझा आपराधिक किस्म का आदमी है, सुशील कुमार। और जैसे उसके बारे में जानकारी देने के बाद जो होता है इधर आसिफ अली उससे जाकर मिलता है और उधर सुशील कुमार जो होता है तुरंत 2 लाख रुपये मांगता। मांगने के बाद जो होता है आसिफ अली जो होता है हामी भर लेता है और सुशील कुमार उसकी बातों में आकर पूरी तरह से उसको प्लान के अंजाम देने के लिए लग जाता है। और तभी इधर घटने से कुछ महीने पहले जो होता है एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त
इधर खुद अपने ही किचन में से समरीन चाह लेकर तो निकलती और जैसी घर में पहुंचती तो उसी वक्त अपनी छोटी बहन अब फातिमा और अपने पति यानी कि अपने शौहर आसिफ अली को एक अवस्था में देखते दंग सा रह जाती है। दंग सा रहने के बाद जो होता है उस समय तो चुप रहती है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। इसकी शिकायत जाकर खुद आसिफ अली की अपनी जो पत्नी होती है अब समरीन अपने अब्बू तनसीन से कर देती है और तनसीन खबर पाते उसी वक्त फैसला लेते हैं अपनी बेटी फातिमा के लिए अब रिश्ते की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं। तभी उनके कुछ रिश्तेदार उन्हीं के द्वारा जब पता चलता है और तुरंत अपनी बेटी की निगाह की तारीख भी उसी समय ऐलान कर देते हैं। तो पता चलता है कि 7 मार्च साल 2020 की इधर जो था फातिमा की शादी के लिए तारीख पड़ चुकी है। लेकिन इसकी खबर जैसे ही अब जाकर आसिफ अली को लगता है उसी समय सनस रह जाता है और सनस रहने की वजह से अपनी पत्नी तमसरीन से मौके पर झगड़े तकरार शुरू कर देता है और झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं तो आसिफ अली कभी कभी समरीन की पिटाई भी कर दिया करता था। यहाँ तक कह देता था क्यों ना हम दूसरी बेगम बनाकर फातिमा को अपने घर में रखें। लेकिन यह जब बात सुनती समरीन उसी वक्त उसके जो पेचा है और बढ़ने की वजह से आए दिन झगड़े तकरार चलते हैं और यह समझ जाता है कि आसिफ अब बस करो, हमारी जो साली है उसकी शादी बड़ी जल्दी हो जाएगी और हमारे दिलों की जो राज है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यही सब सोच साझ कर आसिफ अली परेशान हो जाता, सुशील के पास जाता, कहने लग जाता कि जो तुम्हें करना है अब बड़ी जल्दी करो। सुशील जो होता है उसी दिन से इस काम को अंजाम देने के लिए लग जाता है। लगभग 90,000 रुपया जो होता है उसी वक्त आसिफ अली कैसे न तैसे कर सुशील कुमार को पकड़ा देता है और सुशील कुमार जैसे पैसे पाता है तो उसी समय 2 और अपराधियों को अपने पास रखता है और दोनों अपराधियों को इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी देता है। और सुशील कुमार जो होता है इस प्लान को कामयाब करने के लिए ठीक जो होता है अब 9 जनवरी साल 2020 को ही जैसे ही अब दोपहर का टाइम हो, सुशील कुमार जो होता है उत्तरांचल का जो सोसाइटी पड़ता है उसी सोसाइटी के बगल जाकर खुद इधर आसिफ से मुलाकात करता। आसिफ जो होता है उसी समय सुशील कुमार को सारी प्लान बनाता और सुशील कुमार समझ जाता कि आगे हमें करना क्या है, तो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए समय का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही अब वही 11 और 12 जनवरी का रात होता है, साल 2020 का दिन होता है, तो 9 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त जब सुशील कुमार अपने दोस्तों को लेकर पहुंचता है और वहीं घर के सामने खड़ा हो जाता है, आसिफ अली की निगाह पड़ता है, सुशील के ऊपर इशारा मार देता कि रुको, थोड़ी देर वक्त बाद अंदर प्रवेश करना। यह बात जैसे दूसरी तरफ सुशील इशारों में खबर पाता है, तुरंत ही प्लान को कामयाब करने के लिए वहीं तो खड़ा हो जाता है। लेकिन सुशील की ऊपर नज़र काफ़ी लोगों को पड़ चुका होता है। लेकिन कुछ ही घंटे बीतने के बाद जो होता है इधर आसिफ अली अपनी पत्नी और अपने साले को लेकर आराम से सोने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ पड़ता है। लेकिन तीसरे मंजिल पर उसका जो अपना साला होता है जुनेद और साथ में उसके अपने तीनों जो बच्चे होते हैं सोने के लिए चले जाते हैं। और लेकिन दूसरी मंजिल पर खुद और उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का 1 बजे के आसपास टाइम होता है उसी वक्त सुशील अपने दोनों दोस्तों को लेकर अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद जाकर ठीक जो होता है आसिफ अली के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी देखती है, देखने के बाद 1-2 बार नानुकुर करती है, लेकिन आसिफ अली जो होता है उसी समय तीनों को इशारा मार देता। मारने के बाद तीनों मिलकर वहीं का वहीं समरीन का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जो होता है तीनों बदमाशों को इशारा करता और इशारे के तहत जो होता है अलमारी को मार देता है। अलमारी की तरफ जाते उसी अलमारी में से सुशील कुमार जो होता है लगभग 1,30,000 रुपये, लगभग 70,000 से ज़्यादा के गहने अपने कब्जे में लेता है। वह गहने इसलिए दे देता ताकि जो होता है फिरौती के जो पैसे होते हैं पूरी तरह से इनको मिल जाए और दोबारा हमारे रास्ते में ना आए और पुलिस कटकंडे हम कभी ना चढ़े। लेकिन इधर अपने आप को बचाव के लिए तीनों बदमाशों को खुद इशारा मारता है और अपने हाथ बनवाता। हाथ बनवाने के बाद जो होता है खुद तीनों बदमाश उसको ले जाकर तीसरे मंजिल पर खड़ा कर देते हैं और जुनेद के सामने, ताकि जुनेद को लगे इस घर में 3 बदमाश आए थे, हमारी जीजा के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आए। और बदमाश जो होता है वहीं बैठा जुआकर तुरंत नीचे उतरते। उतरने के बाद जो होता है दरवाजे के सहित वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे चंद मिनट बीतता तो उसी वक्त जो होता है आसिफ अली अपनी रस्सी कैसे न तैसे खोल लेता। खोलने के बाद छत पे जाता, वहीं चिल्लाना शुरू कर देता। लेकिन इसकी जो खबर होता है पड़ोसियों के कान में पहुँचता है। लेकिन वाकई में दोस्तों आसिफ अली हुसैन की एक गलती पुलिस के सामने पूरी तरह से बड़ी सबूत बन जाती है। पुलिस भी यह समझ जाती कि आखिर इनके घर का एक दरवाज़ा है
और वह भी अंदर से बंद होता है। तो आखिर जब जुनैद दरवाज़ा खोला नहीं तो तीसरा व्यक्ति दरवाज़ा खोलने वाला कौन हो सकता है, जिसकी वजह शंका जब बढ़ता है तो इसी शंके के तहत पुलिस की जो टीम होती है बड़ी सख्ती से जब पेश आती है तो आसिफ अली पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता है साहब उस दरवाजे को हमने ही अपने हाथों से खोला, जिसकी वजह पुलिस के सामने सारी सच्चाई आती है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त आसिफ अली हुसैन को अपने कब्जे में लेते हैं। अली के तहरीर पर उसका जो अपना करीबी जिगरी दोस्त होता है, सबसे पहले पुलिस की टीम जो होती है इधर जाकर सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में संजय को अपने कस्टडी में लेती है। और संजय के ही तहरीर पर जाकर उसका अपना जो साला होता है सुशील कुमार को अपने कस्टडी में लेती है। और सुशील कुमार के तहरीर पर दोनों बदमाशों को अपने कस्टडी में लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर छौ के छौ को अपने कस्टडी में लेकर ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। छौ के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें संजीव शर्मा जो उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं, और सतपाल सिंह फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं, और नीरज तिवारी मध्य प्रदेश इंदौर के ही, और साथ में विजेंद्र कुमार गौतम दिल्ली के रहने वाले हैं। राम आसराय सिंह जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर का ही गौसलपुर एक जाना माना इलाका पड़ता वहाँ के रहने वाले हैं। और ठीक इधर मंगल सिंह कन्नवर जो उत्तर प्रदेश जाना माना एक इलाका पड़ता है। और ठीक हिमांशु चौरसिया जो उत्तर प्रदेश रायबरेली के रहने वाले हैं। ठीक हमारे कई व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली बार उनका नाम जरूर हम लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।